हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या इक्विलिटी के भी कई सारे टाइप्स हैं, मौजूद हैं? यही मैं बताने के लिए आज आपके सामने हाजिर हूँ। नॉर्मली हमने कई सारी अभी तक बातें की हैं इक्विलिटी के बारे में कि किस तरह से हम इक्विलिटी को एज्यूम करते हैं। इक्विलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, उस पर हमने कई सारी चीज़ों पे चर्चाएं की हैं, कई सारी बातें समझी हैं। अब हम पहले ये चीज़ समझ लेते हैं इक्विलिटी के टाइप्स रियलिटी में। इट इज हैव इट हैव बिकॉज इक्विलिटी एक माइंडसेट है, एक थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है जो कि कई सारे लोगों ने मिलकर दी थी। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया, गांधी जी ने जेन्युइन फ्रीडम के बारे में कहा था, इक्वलिटी के बारे में कहा था कि हर किसी को एक बिहेवियरल इक्वलिटी होनी चाहिए उसके मन मुताबिक। ठीक है। फिर हमने देखा कि है ना, जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने कहा था कि अभी जो सोसाइटी के अंदर ये ऊंचा नीचे का भेदभाव है, ये सबको इक्वल लाओ, इक्वलिटी पहुंचाओ यहाँ पर। बट इक्वलिटी इन द सेंस ऑफ आर्टिकल 16 16.4। ये आर्टिकल जो है हमारा, वो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट इन प्रोविजनल केस 16.4 सेट एज रिजर्वेशन फॉर scheduled कास्ट एंड scheduled ट्राइब्स। ऐसी बात हमारे साथ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सारी बात को जानते हुए भी हम अगर ये कहें कि इक्विलिटी के कई सारे टाइप्स हैं, तो दिस इज यस, सीधी बात है भाई। नेचुरल और सोशल इनइक्विलिटी मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाया बताया था अच्छे से कि नेचुरल इक्विलिटी, इनइक्विलिटी जो कि हमारे पैदा होने से ही हमें मिलती है, लाइक दैट। अगर आपके मॉम और डैड के कुछ जीन्स आप में ऐड हो जाते हैं, है ना, लाइक आपकी किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, ये तो एक नेचुरल इनइक्विलिटी है ना। इसको तो अपन ऐसे चेंज कर नहीं सकते बिना कुछ एक्शन लिए। बट सोशल इनइक्विलिटी ये सोसाइटी से बनती है, और ये इनइक्विलिटी माइंडसेट क्रिएट कर रही है कि लोगों का जो डिफरेंट टाइप्स का माइंडसेट है उनको शो करती है सोशल इनइक्विलिटी। लाइक जो पहले सती प्रथा चलती थी, जिसमें अगर किसी औरत का पति, मतलब किसी है ना शादीशुदा औरत का पति मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो अ, उस औरत को भी उसके पति के साथ जलाया जाता था। दैट इज द सती प्रथा। और इस पर है ना, जो कंजर्वेटिव थे, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्होंने है ना काफी सारा बवाल क्रिएट कर दिया। उन्होंने है ना ये सारी चीज कर दी कि है ना, औरतों को जलना पड़ेगा, क्योंकि औरत है ना उसी के 7 जन्म तक उसके साथ रहेगी। तो है ना, अगर ये इस जन्म में पहले चला जाएगा और औरत बाद में जाएगी, तो है ना फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो इन चीज़ों की वजह से ये बहुत दिक्कतें देखी जाती थी, जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स लोग है ना अपनी तरफ से इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते थे, इनइक्वलिटी को सोसाइटी में फैलाते थे। ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक। अब इन चीज़ों के बाद हमने ये भी देखा था, क्या नेचुरल इनइक्वलिटी को हम बदल सकते हैं, मतलब कि क्या हटा सकते हैं नेचुरल इनइक्वलिटी को? तो इसमें हमारा एक एक ऑप्शन था जिसमें हमने कहा था हाँ, हटा तो सकते हैं। दो, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के द्वारा हटा सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आज के वक्त में है ना, एक नई प्रोसेस चली है जिसमें कि आपके जो जीन्स होते हैं, जैसे गोल गोल करके जो आपके जीन्स बताए जाते हैं, आपकी डेटा होती है अंदर इंटरनल बॉडी का, उसमें अपन चेंज कर सकते हैं। दो, द मेडिकल साइंस। इस तरह से हम है ना चेंजेस करके अपनी जो नेचुरल इनइक्वलिटी है उसको हटा सकते हैं। बट नेचर इज नॉट a thing which is given the permission to that। भाई, आप किसकी तरह इक्वल हो जाओगे? आप एक इंसान की तरह इक्वल हो जाओगे, लेकिन दूसरे से तो इनइक्वल रहोगे ना। तो इस तरह से नेचर की इनइक्वलिटी को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कह सकते हैं हमें जिसकी तरह बनना है हम उसकी तरह बन जाएंगे बस। लेकिन किसी और के अपोजिट भी तो जाएंगे, तो उससे नेचुरल इनइक्वलिटी तो सस्टेन करेगी, बनी रहेगी। ये चीज़ हमने इसमें देखी। हम अब देखने वाले हैं स्पेशली थ्री मेन डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। व्हाट द थ्री मेन डायमेंशंस? देखो,
कि मेन डायमेंशंस में है ना, हमने स्पेशली पहला डायमेंशन हमने अभी तक पढ़ा था पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, जिसमें हमने बी आर अम्बेडकर जी की बात कही थी। हमने कहा था कि है ना, जो शूद्र थे, मतलब अगर मैं आपको कहानी के हिसाब से बताऊं, देखो एक वक्त था जब शुरुआत में है ना, जब भारत में ये एक वैदिक काल चल रहा था। जो वैदिक काल में वेदास पीरियड्स, वेदा पीरियड में है ना, जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बने थे, ये दिखाए गए थे, इनको लिखा गया था, तब उस वक्त में है ना चार श्रेणी की वर्णन की गई थी। उन्होंने कहा था कि एक महापुरुष पैदा हुआ था, जिसके सिर से जिसके सिर से बने थे ब्राह्मण, जिसके हाथों से बने थे क्षत्रिय, जिसके पेट से बने थे वैश्य, और जिसके पैरों से बने थे शूद्र। तो इस तरह से है ना चार वर्णों में बांटा गया। अब ये जो चार वर्ण जो बांटे गए थे ना, इन चार वर्णों को बांटने के बाद इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको बांटा गया, ना कि इनको जाति बाति से बांटा गया। जो इंसान जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसके उसी काम से हम उसका वर्ण डिसाइड करते थे, उसकी जो कास्ट है उसको डिसाइड करते थे। लेकिन जो पुराने लोग थे उन्होंने इसको ऑर्थोडॉक्स बनाकर ये कर दिया कि है ना, ये हमारा वर्ण है तो हमारा बेटा इसी वर्ण में रहेगा, फिर हमारा बेटा इसी वर्ण में रहेगा, तो हायरार्किकल सिस्टम चलने लग गया। ये पूरा पार्ट एक हिस्ट्री का है, ठीक है ना। हमारे है ना, अगर आप मेरी इस चीज़ की ऋग्वेद वगैरह की हमारी बात नहीं समझोगे, नहीं मानना चाहते, तो वो है ना एक इंग्लैंड से एक साइंटिस्ट था, उसने भी मतलब एक राइटर था, उसने भी यही बात एक बुक में लिखी थी। और उसने कहा था कि भारत में जो वर्ण प्रथा है उसको चार वर्णों में बांटा गया है। इंसान जो काम करेगा उसी काम को देख कर उसके उसी वर्ण में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की बात हमने देखी थी। अब नॉर्मली बी आर अम्बेडकर जी ने इसी पर बात उठाई कि जो शूद्र लोग हैं उनको पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि जो पुराने वक्त में वर्ण की प्रथा चल रही थी, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दबा दिया गया, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अरे भाई, एजुकेशन ही नहीं दे पाते आप तो है ना, फिर इनको पॉलिटिकल चांस कैसे दे दोगे आप? तो इस वजह से, इन कुछ वजहों से वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मूड में थे, और उन्होंने है ना उस वक़्त है ना एक बिल्कुल अलग इलेक्टोरल माँगा था गांधी जी से। अब गांधी जी से इलेक्टोरल माँगा, गांधी जी ने है ना उस वक़्त उनको समझाया और हरिजन कह के पुकारा, तब जाके उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को हटाया जाए। और इस तरह से है ना हम देखते हैं कि हर किसी को, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, हर किसी को वोटिंग राइट्स हैं, हर किसी को वोट डालने के अधिकार के साथ-साथ उसकी एज और है ना कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसको इलेक्शन में खड़े होना चाहता है अगर वो, तो वो खड़ा भी हो सकता है इलेक्शन में और चुनाव भी लड़ सकता है। इस तरह की पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज को हटा करके कुछ इक्वलिटीज को लाया गया। लेकिन रियलिटी तो आप सब भी जानते हैं, हाँ हम भी जानते हैं कि इनइक्वलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है पॉलिटिकल वे पे। क्योंकि एक नॉर्मल अगर गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान है, वो इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो सबसे पहले उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और ये एक बड़ा डिसीजन होता है। बट जो गवर्नमेंट में पहले से ही इंक्लूड है, जो एक नेता है, उसको अपनी कोई नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, उसको जो पद है वो तो है ही, लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब चाहे वो जीते या ना जीते, वो उस पद को तो नहीं छोड़, मतलब उसका वो पद तो बना रहेगा, पर जो गवर्नमेंट जॉब वाला है उसका तो पद छिन जाएगा ना। तो इसलिए ये एक तरह की इनइक्वलिटी शो होती है ना। तो ऐसी चीज हमने देखी सोशल इनइक्वलिटी कि एजुकेशन व्यवस्था को देखो। मैंने ये जो आपको बताया ये चार वर्ण की व्यवस्था के बारे में, जो कि हम कहते हैं शूद्र, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में, तो वो चीजें है ना सब जगह पर यूज होती हैं। जैसे कि हर एक इनइक्वलिटी में यूज की जाती हैं। अब जैसे कि पॉलिटिकल इनइक्वलिटी हमने समझ ली, हमने समझी। अब सोशल इनइक्वलिटी, इसमें भी हमने पढ़ा था, हमने जाना था कि सोशल इनइक्वलिटी हमसे स्पेशली कहती है कि जो शूद्र थे उनको बहुत ही पीछे ढकेला गया, उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था। बी आर अम्बेडकर जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं। श्री भीम राम जी अम्बेडकर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने इसी बात पर, इसी मुद्दे पर एक पूरा फ्रीडम फाइट की थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसी चीज हमने देखी। फिर हम देखते इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और आगे मैं डिस्क्राइब इसमें करूंगा। जैसे कि हमने देखते हैं
ये आपको फोटो में दिख रहा होगा 62 पीपल्स जो हैं पूरी कंट्री के, जो सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट पीपल है, जिनके पास सबसे ज़्यादा इनकम है, जिनकी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, उनकी जो सैलरी है, उनका जो अमाउंट है उनके पास, वो एटलीस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब एक जगह पर थोड़े से 62, मतलब थोड़े से लोग 62 लोग, 62 लोग, 62 पीपल्स, जिनकी जो सैलरी है वो इज इक्वल टू होगी 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के। तो सोच के देखो कितना, कितने सारे देशों के लोगों की सैलरी के बराबर सिर्फ 62 लोगों की सैलरी होगी। तो उस बेसिस पे हम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को देखते हैं। अब हम इसको बात करें अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की, इनइक्वलिटी हमने देख ली, अब हम बात करेंगे इक्वलिटी की। वर्ण व्यवस्था मैंने बताई, ठीक है ना। पॉलिटिकल इक्वलिटी सबसे पहले हमसे क्या कहती है, हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी कहाँ पे दी जाएगी, हमें सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाएगी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हम देखते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। If we are live in a democratic country, then we have the political equality, political freedom, right? Am I right ना? तो उसी चीज पे हम देखते हैं डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है इसमें इक्वल सिटीजनशिप, सबको इक्वल सिटीजनशिप मिलती है। मतलब आप पूरे देश में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, लेकिन सम प्रोविजनल कॉन्स्टेंट्स, फ्रीडम की बात करी थी ना, तो उसमें सम प्रोविजनल कॉन्स्टेंट, मतलब आप सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी जहाँ पे है हमारी, जहाँ पे मतलब है ना डिफेंस और सिक्योरिटी को रखा जाता है सरकार की, पूरे मतलब देश की, वहाँ पे आप बिना पूछे नहीं जा सकते। आप मिलिट्री एरिया में अंदर नहीं घुस सकते बिना परमिशन के। आप किसी भी कोर्ट में बिना, मतलब कोर्ट की जो हियरिंग है उस हियरिंग के जो वजूद है, जैसे कि हियरिंग है ना कुछ बड़े केस पर है जिसकी वजह से कुछ बवाल हो सकता है, कुछ हल्ला मच सकता है, तो ऐसे कुछ है तो उसमें परमिशन नहीं है, तो उस वक्त आप है ना कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि आपको उस जगह पर रोकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम जान लें, ठीक है, ये चीज़ हमने जानी। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्वलिटी वोट। वोट में वोटिंग सबको दे रखी है हमने, जो भी इंसान अपने देश में 18 साल से ऊपर का है, 18 ईयर्स ओल्ड है, उसको है ना वोटिंग राइट्स है। अब उसको वोटिंग राइट्स है तो वो वोट डाल सकता है। दैट मीन्स वी आर इक्वल इन द वोट्स, इन द वोटिंग राइट। ये चीज हमने देखी, और ये चीज हमें क्या दिखाती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी। नाउ सम पॉलिटिकल इक्वलिटी वी सीन दैट राइट्स में, ठीक है, राइट्स में जैसे कि राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हेल्प टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, ये सारे हमारे राइट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं राइट्स के बारे में, तो देखो हमारा राइट है आर्टिकल 19 में हमें 5 टाइप्स ऑफ राइट्स मिले हैं। 6 टाइप्स थे, लेकिन उन 6 में से एक राइट को हटा करके एक आगे पहुंचा दिया गया 300A में, जो कि था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का। वो 300A में पहुंच गया, जो हमारा था 19F और 31 आर्टिकल में। तो अब देखो जिन आर्टिकल्स की मैं पॉलिटिकल इक्वलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ वो तो हमारे सामने है, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बट इन्हीं राइट्स को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 19 का यूज किया गया है। जैसे कि 19 का सब हेड में 5 टाइप्स है, जिसमें हम कहते हैं राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सेकंड हम कहते हैं राइट टू मीट, मतलब कि कहीं भी हम है ना बातचीत कर सकते हैं, हम एक ग्रुप बना सकते हैं, राइट टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ये थर्ड राइट हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं राइट टू वी मूव, चौथे राइट में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम देखते हैं राइट टू रेसिडेंस और लिव, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी देश के अंदर, बस वो एरिया है ना गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं हो। और आखिरी हमारा आता है राइट टू चूज प्रोफेशन और समथिंग लाइक एजुकेशन एक्सेट्रा। ये सारे राइट्स हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी को शो करते हुए दिए गए हैं। अब ये सारी चीज हम समझे पॉलिटिकल इक्वलिटी की। अब हम बात करते हैं सोशल इक्वलिटी की, क्योंकि अभी तक हमने सोशल इनइक्वलिटीज तो देखी,
है ना? देखिए ना, तो सोशल इनइक्वालिटीज में अब कुछ मतलब सोशल इनइक्वालिटीज के बाद कुछ इक्वलिटी भी तो देखना पड़ेगा भाई। जब बात आती है बैलेंस की, तो बैलेंस कैसे बनता है? बैलेंस दोनों साइड से बराबर होना चाहिए ना। आप ये थोड़ी है कि बैलेंस में एक साइड को झुकाए रखो, एक साइड को बिल्कुल ही उठा दो। ये कोई बात थोड़ी है। ताकत दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए, तब जाके एक कोई सी भी है ना व्यवस्था चलती है, कोई सा भी देश चलता है। तो उसी बेसिस पर अब हमने इनइक्वलिटीज को तो बहुत अच्छे से देखा। अब हम देखेंगे इक्वलिटीज के बारे में। सोशल इक्वलिटी क्या है? जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, हम देखते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी हमारे जो लीगल हर्डल्स हैं उनको दूर करती है। किस तरह से? हमें है ना आज़ादी देती है कि हम जो हमें राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो हमारे हैं, तो आप ज़्यादा दिक्कत मत करो। ये हमें इंश्योर करती है कि सोशल जो गुड्स हैं वो सबके लिए, लाइक दैट पार्क। पार्क सोशल है ना, तो सोशल गुड्स है ये, आप सबके लिए पार्क। आप सबके लिए जो महल वगैरह हैं, जो पुराने वक्त के महल थे, ये सब आप भी देख सकते हो। बस आपको एक स्मॉल फीस जमा करानी पड़ती है उसकी। तो ये सोशल गुड्स है जो आप भी जा सकते हो यहाँ पर। ये सारी चीज हमें दिखाती है सोशल इक्वलिटी की। सोशल इक्वलिटी में दिखाया जाता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज इक्वल चांस टू कॉम्पीट। मतलब जिस कम्युनिटी में जिस इंसान के पास एबिलिटी है, वो इंसान आगे बढ़ सकता है, बट अ कंडीशन he or she have the ability to compete in the society and make their own path and make their own identity. That is the matter of this complete equality topic, that कि अगर आप में एबिलिटी है तो भाई आप करो, आपको अब इक्वलिटी है। तो ये सारी चीज हम देखते हैं सोशल इक्वलिटी के बारे में। सोशल इक्वलिटी हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। देखो, कहीं पर भी सोशल इक्वलिटी की बात आए तो स्पेशली इस इक्वलिटी का मतलब सीधा सा हम बोलेंगे कि वी हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर आइडेंटिटी। ये चीज आती है और इस चीज को हम है ना एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, लाइक दैट कि अ, दो लोग थे जिनका नाम था चीनू और मीनू। तो चीनू और मीनू को दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन है ना चीनू जो है वो पढ़ लिख कर एक बढ़िया एक इंस्पेक्टर बन गया, बट जो मीनू है मीनू है वो पढ़ लिख मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाए, इसलिए है ना वो एक अच्छी अफसर नहीं बन पाई, एक छोटी सी क्लर्क बन के रह गई। तो दोनों का एक है ना अंतर बन गया ना। दोनों को मिली थी अपॉर्चुनिटी, बट शी इज नॉट गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दियर अपॉर्चुनिटी, बट ही इज गेटिंग द एडवांटेज। अब एडवांटेज ये नहीं ले पाई, उसके पीछे की वजह एक अलग इनइक्वलिटी या इक्वलिटी पे आएगी। बट ये बात क्या है, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, दोनों को मिली, दोनों में से जिसने एडवांटेज लिया वो ऊपर पहुंच गया। इस तरह की बात हमने देखी सोशल इक्वलिटी में। इकोनॉमिक सॉरी मतलब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की तो हमने बहुत अच्छे से बात की है। हमने कई सारी ऐसी चीज देखी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की, जो कि है ना हमें बताती थी, लाइक दैट हमने देखा था 50 इंडिविजुअल जो हैं पूरे वर्ल्ड के, वो 40 करोड़ पीपल से ज्यादा, मतलब 40 करोड़ पीपल के बराबर एक अमाउंट को लेकर बैठे हैं, एक बराबर की सैलरी को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमने ये कुछ इनइक्वलिटीज देखी थी इकोनॉमिक बेसिस पर। लेकिन अब भाई इनइक्वलिटीज तो देख ली, बट दूसरा एस्पेक्ट भी तो देखना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है हमारा? हमारा दूसरा एस्पेक्ट है हमारा दूसरा एस्पेक्ट है कि हम ये देखें कि इनइक्वलिटीज के बाद हमारी इक्वलिटी क्या है। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारी आती है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल वेल्थ। सबसे पहली बात, कार्ल मार्क्स जो कि 19वीं सेंचुरी का एक इंसान था, मतलब उसने है ना इस इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात उठाई। इन व्हाट सेंस? वी आर वी विल रीड द चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और वी ऑल्सो सी दैट कि हमने जो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th का, उसमें हमने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना था। हमने क्लास 9th के में भी पढ़ा था हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स की एक आइडियोलॉजी थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, दुनिया भर में इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर बैकवर्ड जा रहा था, तब क्या बात थी? तब
स्टार्टिंग पॉइंट में इंडस्ट्रीज के आने की वजह से लोग इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा खिंचते जा रहे थे, पर क्या इंडस्ट्रीज उन लोगों की भरपाई कर पाई, उन लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा कर पाई? हमने अच्छे से पढ़ा कि नहीं। उस वक्त में जो अमीर कुछ लोग थे जिन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया था, जिन्होंने इंडस्ट्रीज खड़ी की, वो मालिक जो एक तरह से ओनर थे इंडस्ट्रीज के, दे गॉट द फुल्ली एडवांटेज ऑफ देयर वर्कर्स एफर्ट। जो उनके वर्कर्स थे, मेहनत कर रहे थे वो वर्कर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही थी स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1850, लेकिन स्पेशली 1850 के बाद। लेकिन जो एडवांटेज था उस चीज़ का वो सबसे ज़्यादा उठा रहे थे जो ओनर्स लोग थे। अब इस वक्त कार्ल मार्क्स ने कहा, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बताई, और उसमें उन्होंने कहा कि ये गलत बात है भाई, जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। इसलिए जो आप ये बात सुन रहे हो ना, यूनियन, वर्कर्स यूनियन, ये उसी वक्त इसी तरह की आइडियोलॉजी को मानते हुए अपनाई गई और जानी गई। ठीक है ना? इस तरह की चीज हम देखते हैं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल वेल्थ, इसका मतलब हम समझ गए कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल वेल्थ मिलनी चाहिए, लेकिन वी इफ वी ट्राई टू डिस्कस दैट इट इज पॉसिबल, आर इज इट पॉसिबल, क्या भाई साहब ये पॉसिबल है? तो देखेंगे भाई पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं है कि सबको इक्वल वेल्थ मिले। तो क्या पॉसिबल है? सबसे पहली बात, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ये पॉसिबल है कि सबको जितना जिसको चाहिए उसकी लाइफ में इजीली से सर्वाइव करने के लिए उतना उसको मिले। दैट इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ये चीज हमने इसमें देखी। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, मतलब इकोनॉमिक इक्वलिटी है, वो absolute economic equality, that is not possible, because we give the equality of absolute economic equality in the society, then we see the disturbance in the society. And what kind of disturbance is it? किस तरह का डिस्टरबेंस होगा? वो डिस्टरबेंस सबसे बड़ी दिक्कत का मतलब ऐसे होगा कि जब मार्केट में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत करने वाले की ताकत नहीं, कम मेहनत करने वाले की ताकत नहीं, तो फिर सब बराबरी पे आ गए ना, तो फिर सब धंधा बंदा सब चौपट हो जाएगा। हर कोई ये सोचेगा हमें तो मिल रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, और जो मेहनत करना चाहते हैं बस वो ही मेहनत करते रहेंगे। तो इस तरह से जो मेहनत करने वाले हैं उनका भी इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, और फिर वी ऑल्सो वी सी दैट कि ये सब चीज़ डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगी सोसाइटी में, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सोसाइटी कंप्लीट वैनिश्ड हो जाएगी। ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। हमने देखी परमानेंट इनइक्वलिटी। परमानेंट इनइक्वलिटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेंजरस होती है सोसाइटी के लिए। परमानेंट इनइक्वलिटी डेंजरस होती है सोसाइटी के लिए, जैसे कि अ ड्रीम डेफर्ड, इस तरह से। अब जो आइडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज दी थी, ये आइडियोलॉजीज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है? मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सी यू सून।